हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से इग्नू गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए आइए आज के वीडियो में हम लेते हैं आपका जो कोर्स है, आपका जो बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जो स्टूडेंट के लोगों के लिए है। ओके, और आज बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी के लिए जो फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है ना, आधार पाठ्यक्रम, उसमें जो आपका एक यहाँ पे सब्जेक्ट है पर्यावरण का, और यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने है, तो मैं यहाँ पे आपको मौका भी दूंगी इसको गेस करने का। यानी आपको यदि आंसर पता है तो प्लीज आप जरूर इसमें कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स में, और इसके आंसर भी जो है आप क्या करें, देते हुए चलें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये BE/BAE 181 का ये आपका सब्जेक्ट है, और ये मल्टीपल चॉइस का इसमें क्वेश्चन आएगा। तो एक चीज और आपको यहाँ पे थोड़ा बताती हूँ कि आपके लिए, कि ताकि आप जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके, FST जो वीडियोस हमारे उसमें डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, चैनल पे मिलेगा, वो भी अब MCQ बेस्ड हो गया है। और ये भी जो है ओल्ड स्टूडेंट जो इग्नू के हैं, जो BA, BCom, BSc कर रहे हैं, उन लोगों का ये फाउंडेशन कोर्स है। न्यू वालों का BE/BAE 181 हो गया है, जो ओल्ड है उन लोगों का यहाँ पे जो है FST और BSHF 1 है। तो जो यहाँ पे FST कोर्स है आपका BE/BAE उसी से बनाया गया है। मतलब 80-90% जो कंटेंट लिए गए हैं आपके FST से लिए गए हैं, तो प्लीज आप जो है उसे भी जरूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। और पहला क्वेश्चन जो है वो ये आपका हो जाएगा कि पर्यावरण के घटकों की बातचीत का गठन होता है। यहाँ पे अब आपको जो है बताना है कि जो पर्यावरण के घटक हैं उनके बातचीत का गठन किससे होता है। पारिस्थितिक तंत्र से होता है, बायोम से होता है, बायोस्फीयर से होता है, या कोई भी नहीं। ऑप्शन आपके सामने है। आई थिंक ऑप्शन जो है वो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर दूं अगर आप कहेंगे, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, होनी तो नहीं चाहिए। ओके, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है ना, किससे होता है? पारिस्थितिक तंत्र से। पर्यावरण के जो घटक कंपोनेंट्स होते हैं उनका गठन होता है। एक तरह से पर्यावरण के कंपोनेंट्स का गठन, यानी कि ऑर्गेनाइज जो जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो किससे होता है? तो वो पारिस्थितिक तंत्र से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है, यानी एक जो इकोसिस्टम होता है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर आप जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, अगर इतना आपको पता है तो आंसर आपके सामने है। तो एक इकोसिस्टम के लिए, एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? जैविक और अजैविक दोनों चीजें चाहिए होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? जैविक और अजैविक दोनों चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। ओके, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका, ओके ठीक है, 2 का गा या राइट, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। और 3rd नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। अब एक जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके जैविक घटकों में क्या शामिल हो सकता है? सभी जीवाणु, सभी जानवर, सभी पौधे, या सभी जीवित जीव। ठीक है ना, क्वेश्चन समझिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, जैविक यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं, लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग अजैविक। तो लिविंग थिंग्स में अब क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो 3 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सभी जीवित जीव। क्या हो जाएगा? सभी जीवित जीव। तो यहाँ पे देखिए जीवाणु, जानवर, पौधे सभी आते हैं, इसके अंतर्गत आ जाएगा, जैविक घटक के अंतर्गत। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन में ये दे दिया कि सभी जीवित जीव, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, या ये भी दे सकता था कि ऊपर जो दिए हुए हैं वो सभी, ये सभी, तो वो भी राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटकों में शामिल है। अब अभी हमने लिविंग थिंग्स देखा था, अब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स देख लेते हैं कि जो अजैविक घटक हैं उसमें क्या क्या शामिल है। मिट्टी, मौसम, तापमान, या उस पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद हर भौतिक कारक। ठीक है ना, यहाँ पे क्या क्या शामिल है? तो 4 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
घ पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद हर भौतिक कारक है। यानी एक इकोसिस्टम के लिए जो वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स इसीलिए नाम है क्योंकि जो भौतिक कारक होते हैं, ठीक है ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उस पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद हर भौतिक कारक जो है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत, अजैव के अंतर्गत आ जाएगा। घर में एक एक्वेरियम का पारिस्थितिक तंत्र एक है। अब घर में कोई एक्वेरियम रखा हुआ है तो इसका पारिस्थितिक तंत्र क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको बताना है, प्राकृतिक, मानवकृत, कोई नहीं, ठीक है। घर में एक एक्वेरियम का पारिस्थितिक तंत्र क्या हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मानवकृत, क्योंकि जो एक्वेरियम होता है वो मानव ही तो बनाता है ना। उसके अंदर फिश जरूर रहती है, मछली जरूर रहती है, लेकिन घर में की बात चल रही है, किसी तालाब की बात नहीं चल रही कि तालाब में जो मछली है तो प्राकृतिक हो जाएगा, लेकिन घर की बात चल रही है तो मानवकृत हो जाएगा। थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको समझना होगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में सार्वभौमिक उत्पादक है। एक पारिस्थितिक तंत्र में सार्वभौमिक उत्पादक क्या है, अब यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पौधा, जानवर, कवक या फिर शैवाल। सार्वभौमिक उत्पादक क्या है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पौधा। एक पारिस्थितिक तंत्र में सार्वभौमिक जो उत्पादक होता है वो कौन होता है, वो पौधा होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में 8 यूनिवर्सल डिकम्पोजर है, यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में जो यूनिवर्सल डिकम्पोजर होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि जो कवक होते हैं वो डिकम्पोजर कहलाते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है। कवक क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं, शैवाल, कवक, ये जो पानी के ऊपर पतली पतली घासें जो होती हैं, एक काई सी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक पारिस्थितिक तंत्र में सार्वभौमिक उत्पादक है, तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे शायद थोड़ा सा क्वेश्चन, ओके हाँ सॉरी, यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन यूनिवर्सल डिकम्पोजर क्या है, तो वो कवक हो जाएगा। और एक पारिस्थितिक तंत्र में सार्वभौमिक उत्पादक क्या है, तो इसका राइट आंसर पौधा हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। और 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि एक खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की बातचीत की एक श्रृंखला है जो उनके पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करती है। एक खाद्य श्रृंखला में जीव हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कि एक जो खाद्य श्रृंखला है उसमें पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की बातचीत की एक श्रृंखला है और जो उनके पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करती है। तो जो वो खाद्य श्रृंखला है उसमें जीव क्या हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है जो दूसरों से पोषण प्राप्त करता है, केवल पशु हो सकता है या केवल पौधे हो सकते हैं या केवल मनुष्य हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, ठीक है ना। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 10 नंबर के क्वेश्चन का हो जाएगा का कोई भी जीव जो दूसरों से पोषण प्राप्त करता है, ठीक है ना। कोई भी जीव जो दूसरों से पोषण प्राप्त करता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन सी जलीय खाद्य श्रृंखला हो सकती है, इनमें से कौन सी जलीय खाद्य श्रृंखला हो सकती है। जलीय का मतलब जो जल में खाद्य श्रृंखला अपनी बनाती हो, छोटी मछली, बड़ी मछली, भालू, जलीय पौधा, मछली, बड़ी मछली, शार्क, पौधे, गाय, शेर, कोई नहीं। बहुत ही आसान है इसका, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। जलीय पौधा, मछली, बड़ी मछली, शार्क। खाद्य श्रृंखला यानी कि उपभोक्ता, उत्पादक, किस तरह से जो 3 शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, जो इनसे एक श्रृंखला बनती है कि घास होता है उसको कौन खाएगा, फिर जो उसको खाता है उसको कौन खाएगा, इस तरह श्रृंखला जो एक बनती है, ठीक है ना। कि जैसे एक टिड्डा है वो घास को खा रहा है, फिर टिड्डे को कौन खा रहा, घास को टिड्डा खाया, फिर टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, ठीक है ना। इस तरह से जो एक खाद्य श्रृंखला बनती है। तो यहाँ पे जलीय खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है जल के अंदर, तो जल के अंदर जलीय पौधा हो गया, फिर उसको मछली
मछली हो गई, मछली से फिर यानी उसको जली पौधे को मछली ने खाया, फिर उस छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, फिर बड़ी मछली को किसने खा लिया? शार्क ने खा लिया। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते कि एक खास श्रृंखला में स्तर एक बनाते हैं। अब इसमें जो एक खास श्रृंखला होती है उसमें जो स्तर एक लेयर बनती है वो कौन बनाता है? वेब भोजन, पौष्टिक स्तर, भोजन का स्तर कोई नहीं, यानी एक खाद्य श्रृंखला में स्तर एक बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 12 का वो क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पौष्टिकता स्तर। ठीक है, कौन सा स्तर? एक खाद्य श्रृंखला में स्तर क्या बनाते हैं? पौष्टिकता स्तर बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। एक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम जो है उसमें ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हो सकता है? ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? अगर आप ये माइंड में थोड़ा सा कर लेंगे फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। पौधों से, जानवरों से, मानव से, सूरज से। बहुत आसान है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरज से। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो इजी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे क्योंकि पढ़ना आपको सब है। ठीक है ना? अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि जानवरों को पौधों या अन्य जानवरों से उनका पोषण मिलता है। जानवर को पौधे और अन्य जानवरों से पोषण मिलता है, तो जो अंततः पौधों पर पनपता है तो संयंत्र एक है। अब वो आपको बताना है कि वो क्या है। जो जानवर पौधों से या जो जानवरों को पोषण मिलता है, यानी जानवर को पौधों से मिल जाता है या जानवरों को अन्य जानवरों को खा के जो पोषण मिलता है उसे आप क्या कहेंगे? प्राथमिक ग्राहक कहेंगे, प्राथमिक निर्माता कहेंगे, या दोनों कहेंगे, या कोई भी नहीं। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पे इनका जवाब देना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्राथमिक ग्राहक। क्यों होगा प्राथमिक ग्राहक? क्यों होगा? प्राथमिक निर्माता क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे क्वेश्चन ये भी क्रिएट होता है। तो देखिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ग्राहक का मतलब ये होता है जो बनी बनाई चीजें लेते हैं, निर्माता का मतलब होता है जो बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई चीज बनाई नहीं जा रही है। एक जो जानवर है वो पौधे को खा रहा है जो पहले से बना हुआ है, या फिर एक जानवर को खा रहा है। तो यहाँ पे पहले से बनी बनाई चीजें हैं, जो पकी पकाई चीजें हैं, उनको ये खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? प्राथमिक ग्राहक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है? अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो सकता है आपको बताना है। मनुष्य, सिंह, सांप, गाय। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है, देखने में इजी लग रहा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? प्राइमरी। ठीक है ना? अब आप यहाँ पे इसका आंसर दीजिए कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो सकता है। मनुष्य, सिंह, सांप, गाय। देखिए, हम पहले ही बोले कि जब तक आप उपभोक्ता, उत्पादक, प्रथम, द्वितीय, तृतीयक, ये सब प्राथमिक श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। इसका लेक्चर वीडियो डाला है, आप जब प्लेलिस्ट में जाइएगा और BEBA 181 में जाइएगा तो उसमें आपको, क्योंकि पहले पता नहीं था कि MCQ बेस्ड ही आएंगे, तो मैंने इनके लेक्चर वीडियो भी डाले थे, तो आप उन्हें जरूर, आपका खाद्य श्रृंखला का तो 100% डला हुआ है। तो उसे जब एक बार आप पढ़ लेंगे ना, जब उस थ्योरी को समझ लेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गाय। ठीक है ना? क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे गाय क्या है? गाय यहाँ पे शाकाहारी है। ठीक है ना? गाय यहाँ पे क्या है? शाकाहारी है। ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे मानव एक डैश उपभोक्ता है। मानव एक क्या है? डैश उपभोक्ता है। तो मानव क्या है? ऊपर, तल, मध्य स्तर, या कोई नहीं। मानव एक किस तरह का उपभोक्ता है? तो मानव एक ऊपर उपभोक्ता है। अब ये ऊपर उपभोक्ता का मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले शाकाहारी होता है, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी होता है। तो मानव जो होता है वो किस में आता है? शाकाहारी, सर्वाहारी, दोनों तरह का वो होता है, वो सब कुछ खाता है। ठीक है ना? शाकाहारी भी खाता है, मांसाहारी भी खाता है, लेकिन शाकाहारी प्योर नहीं होता है क्योंकि दोनों चीजें खाता है। तो शाकाहारी में तो जिसे हमने ऊपर बता दिया गाय हो गया, तो अब उसके ऊपर क्या आएगा? तो मानव आ जाता है। ठीक है ना? पौधे सूर्य द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? अब जो पौधे सूर्य द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है, तो उसका कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? आपको यहाँ पे ये बताना है। 1%, 2, 10, 50%। ठीक है ना? सूर्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कितने % प्राप्त होती है पौधों द्वारा? ठीक है ना?
पौधे सूर्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पौधे जो प्राप्त करते हैं, तो वो 1% प्राप्त करते हैं। ठीक है, कितने प्राप्त करते हैं यहाँ पे? 1% ये प्राप्त करते हैं। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनका भी हम एमसीक्यू या फिर अदर जो लेक्चर वीडियो लेके आए, तो कोशिश हमारी जारी है यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, अब एक ट्रॉफिक स्तर की लेवल डैश ऊर्जा के आसपास अगले ट्रॉफिक स्तर के लिए उपलब्ध है। यहाँ पे भी देखिए, आपको वही बताना है कि एक ट्रॉफिक स्तर की जो ऊर्जा होती है वो अगले ट्रॉफिक स्तर के लिए कितने % ऊर्जा यहाँ पे मिलती है, यानी जो खास श्रृंखला बनती है वो स्तर बाय स्तर बनती है। ये आपको पता होगा, यदि पता है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 10%। एक ट्रॉफिक स्तर की केवल 10% ऊर्जा के आसपास अगले ट्रॉफिक स्तर के लिए, क्योंकि हर एक ट्रॉफिक स्तर के लिए जो ऊर्जा होती है वो चाहिए होती है। यानी कि एक यदि शाकाहारी पशु है और वो मांसाहारी पशु का वो कर रहा है, शिकार कर रहा है, या उसे खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, तो उस खाद्य श्रृंखला का निर्माण करने में कितने % उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो फिर उसका आंसर यहाँ पे आपको देना होगा 10%। ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक खाद्य श्रृंखला के जीव भी अन्य खाद्य श्रृंखलाओं के सदस्य हैं। उन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनका हम उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन को यहां समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला के जीव भी अन्य खाद्य श्रृंखलाओं के सदस्य हैं। अब उन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनका हम उपयोग करते हैं, कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, या वो बेव भोजन होता है, या भोजन का जाल होता है, या भोजन मिलने का स्थान, जहां पे खाद्य श्रृंखला के बहुत सारे सदस्य होते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो जब एक खाद्य श्रृंखला के जीव जब अन्य खाद्य श्रृंखलाओं के सदस्य होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेव भोजन। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेव भोजन। ठीक है ना, याद रखिएगा ये। अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रवाह है, आपको यहाँ पे बताना है। अब ये प्रवाह जो है किस तरह से चलता है, ये आपको यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे धूप, फिर बहिर्बोर, फिर निर्माता, फिर कार्निवोर, यानी कि मांसाहार और शाकाहार यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, मांसाहारी और सर्वाहारी आ गया। फिर सूरज की रोशनी, निर्माता, हर्बीवोर, कार्निवोर, या फिर धूप। देखिए ये चीजें जो है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आप समझिएगा कि ऊर्जा का प्रवाह है। धूप और सूरज जो है वो ऊर्जा है। अब यहाँ पे इनका प्रवाह किस तरफ से सही होगा, डायरेक्शन आपको सही देना है। क्या धूप जो है, जो ऊर्जा है, वो हर्बीवोरस की ओर जाती है, फिर जो उसको बनाता है फिर कार्निवोरस की ओर जाती है। जो सूरज की रोशनी है, यानी कि जो धूप है सेम ही, सिर्फ सूरज की रोशनी लिखा है, सब में आप धूप ले लीजिए। अब यहाँ से श्रृंखला आपको बनाना है कि इसमें सही क्या है। निर्माता सही होगा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस सही होगा, या पहले कार्निवोरस आएगा, निर्माता यानी कि जो प्रोडक्टर होता है वो आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो करता है वो आएगा, या फिर हर्बीवोरस आएगा। ये सिर्फ आपको यहाँ पे सही करना है, ऊर्जा का प्रवाह का सही क्रम क्या है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूप यानी कि ऊर्जा, फिर कार्निवोरस, निर्माता और हर्बीवोरस हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, थोड़ा सा समझने की इनको जरूरत होती है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन में से एक शीर्ष मांसाहारी है। अब एक जो इसमें शीर्ष नीचे दिया हुआ है वो मांसाहारी है, वो क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है कि वो मांसाहारी क्या है। ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, मुर्गी खाने वाले कीड़े, बिल्ली शिकार मुर्गी, या फिर शेर को मारने वाला हिरण, या फिर सांप से पहले एक आम। सिर्फ इतना बताना है कि इसमें मांसाहारी क्या है। क्वेश्चन इस तरह दिया, ऑप्शन भी देखेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा, मेरा भी हो गया। मुर्गी खाने वाले यानी कि जो कुछ कीड़े होते हैं जो मुर्गी खाते हैं, मुर्गी जो बिल्ली का शिकार करती है, शेर को मारने वाला यानी हिरण जो शेर को मारने वाला होता है, या सांप से पहले एक आम।
यानी कि सांप मांसाहारी में आएगा, लेकिन उसके पहले काम रख दिया। अब इसमें एक शीर्ष मांसाहारी क्या है, अब आपको बताना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आसान है। अब यहाँ पे जब मांसाहारी की बात चल रही है तो हो जाएगा शेर को मारने वाला हिरण। देखिए क्वेश्चन किस तरह से कंफ्यूजिंग करने वाला पूछ दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, मुर्गी भी शाकाहारी होती है, बिल्ली भी यहाँ पे शाकाहारी है, हालांकि चूहे वगैरह खाती, मांसाहारी में आप रख सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे शेर का जिक्र आ गया, लेकिन बिल्ली यहाँ पे क्या खा रही है, अब इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे जो मुर्गी है वो खाने वाले कीड़े, तो कीड़ा खा रही है तो वो भी शाकाहारी हो गई। कौन हो गया, मुर्गी। बिल्ली मांसाहारी है क्योंकि वो चूहे वगैरह खाती है, लेकिन यहाँ पे मुर्गी का शिकार कर रही है। तो यहाँ पे जब शेर आ गया है तो सभी ऑप्शन फीके पड़ जाते हैं और राइट आंसर हमारा हो जाता है शेर को मारने वाला हिरण, ठीक है। तो एक शीर्ष मांसाहारी ये हो जाएगा। मैं वही बोल रही थी, कंफ्यूजिंग बहुत इसमें क्वेश्चन करता है, सिर्फ आपको अच्छे से आंसर को सिलेक्ट करना होगा। ऊपरी वायुमंडल में कौन सा प्रकाश ऑक्सीजन मुक्त कणों का उत्पादन करता है जो ओजोन परत बनाते हैं। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि ऊपरी वायुमंडल में कौन सा जो प्रकाश है वो ऑक्सीजन मुक्त कणों का उत्पादन करता है जो ओजोन परत बनाता है। ओजोन परत कौन सी गैस बनाती है, यहाँ पे आपको बताना है। पराबैंगनी किरणें, वो प्रकाश कौन सा है, ठीक है ना। फिर नीली बत्ती, अवरक्त या फिर लाल बत्ती। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो सीधी सी बात है भाई, हम जब ओजोन का जिक्र आ गया और यहाँ पे किसी परत का जिक्र आता है, वो गैसें आती हैं, तो सीधी सी बात है कि ओजोन परत जो है किसको रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो कुछ भी नहीं सोचना है, ओजोन परत जो है किसे रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पराबैंगनी किरणें हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे आपके कमेंट्स आए हैं इसमें कि प्लीज मैम इकोनॉमिक्स और BECC 133 की वीडियो अपलोड कर दीजिए। बिल्कुल इकोनॉमिक्स से कुछ वीडियो अपलोड है सत्या जी, प्लीज आप देखिएगा सत्यम जी। कुछ चैप्टर मैंने इसके जो है कंप्लीट करवाए हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। सिंथेटिक रसायन जैसे ओजोन अणु को तोड़ता है, इनमें से कौन CFC है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन इसको पूछना था कि CFC गैस कौन सी है। अब इस क्वेश्चन को पूछने कितना घुमा दिया कि सिंथेटिक रसायन जैसे ओजोन अणु को तोड़ता है। अब ये CFC गैस जो होती है सिंथेटिक रसायन जैसे ओजोन अणु को तोड़ता है, ठीक है ना। ये भी याद रख लीजिएगा, माइंड में हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछ ले, सिंथेटिक रसायन। तो अब CFC गैस कौन सी है, जो नीचे ऑप्शन दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, मीथेन, पेट्रोलियम उत्पाद और सब। देखिए बहुत ही आसान है, इसका राइट आंसर जो है ओके हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और देखिए आंसर में भी यहाँ पे CFC लिखा हुआ है, थोड़ा इससे भी आप समझ सकते हैं। और ये भी बता दूं, इससे बहुत सारे CFC के गैस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये गैस है और जो जनरली पाई जाती है उसमें रेफ्रिजरेटर में, और जो AC होता है उससे हानिकारक गैस होती है। कभी भी इसीलिए कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर के पास कभी भी नाइट में नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना, उसे दूर रखना चाहिए और दीवार से सटा के कभी नहीं रखना चाहिए, स्पेस रखना चाहिए, क्योंकि इससे ये गैस निकलती है। तो कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो गैस होती है। ये तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है, तो CFC गैस निकलती है। और जो फ्रिज से और जो AC होता है उससे भी CFC गैस निकलती है, ठीक है ना। बहुत ही खतरनाक की गैस होती है, हार्मफुल गैस होती है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो यानी कि CFC गैस हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। जी हाँ, यहाँ पे कृत्रिम पारितंत्र की बात चल रही है कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। यानी कि यहाँ पे तालाब, खेत, झील, वन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा B। देखिए कृत्रिम पारितंत्र का मतलब होता है कि जो बनाया जाए, ठीक है। तालाब, झील, वन ये पहले के बने हुए होते हैं। हालांकि आजकल जो है झील भी, तालाब जो है वो निर्मित किए जाते हैं, लेकिन झील तो पहले की बनी होती है। लेकिन खेत जो है उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कृत्रिम पारितंत्र में जो है वो खेत आ जाएगा। तालाब, झील, वन जो होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है।
देखिए जब तीसरा पोषी स्तर, इसमें 3 पोषी स्तर होते हैं, यानी 3 स्तर होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। आप समझ गए होंगे आहार श्रृंखला क्या है। तो यदि हम तीसरे की बात करते हैं, देखिए तो इसमें जो होता है क्या होता है, मांसाहारी होता है। देखिए पहले स्तर में जो पादप पहले स्तर पे होता है डी वाला, फिर दूसरे स्तर पे शाकाहारी होता है जो घास वगैरह को खाता है, ठीक है, फिर तीसरे स्तर पे मांसाहारी होता है, ठीक है, जो शाकाहारी को खाता है। तो तीसरे स्तर पे क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। दूसरे का पूछता तो शाकाहारी, पहले का पूछता तो उत्पादक हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। पारितंत्र में देखिए सभी जीवधारी, निर्जीव प्राणी, जीवधारी या कभी सभी निर्जीव वस्तुएं जो होती है, एक पारितंत्र में कौन शामिल होता है। तो देखिए सीधी सी बात है, पारितंत्र सभी से मिलकर बनता है, यानी कि जिसमें जीवधारी और निर्जीव दोनों चीजें होती हैं वही उसी से पारितंत्र बनता है, ठीक है। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्र 5 kg है, यानी ऊर्जा जो है मात्र 5 किलो कैलोरी जो होती है। तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। अब ये आहार श्रृंखला नीचे दी हुई है, चौथे पोषी स्तर का बता दिया है, यानी कि यहाँ पे घास है, घास के बाद टिड्डा, जो घास है वो कौन खाता है, टिड्डा खाता है, ग्रास होपर, फिर ग्रास होपर को जो है कौन खाता है, मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, इसी तरह से बाज को है ना। तो ये एक आहार श्रृंखला हो जाती है। आहार का मतलब भोजन, ये सभी के भोजन दिए हैं जो जिसको खाते हैं, और जो जिसको खाता जाता है ऊपर की ओर ये श्रृंखला बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे दिया है कि अगर चौथे पोषी स्तर पर, तो चौथा 1 2 3 4, चौथा मतलब ये सांप हो गया, सांप के जो पोषी स्तर है इस पे ऊर्जा की जो कैलोरी हो यदि 5 है तो उत्पादक स्तर पर कितनी उपलब्ध होगी, यानी घास। उत्पादक स्तर स्टार्टिंग वाला स्तर जो होता है उत्पादक होता है, तो घास की यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी 5000 kg कैलोरी होगा यहाँ पे, ठीक है, 5000 होगा। फिर वो घटता जाता है, क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो 5000 हो जाएगा, फिर 500, फिर 50, फिर 5 हो जाएगा अब चौथे स्तर पर, ठीक है। किसी आहार श्रृंखला में कीटनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कोई आहार श्रृंखला, जैसे मैं ऊपर आहार श्रृंखला अभी आपको दिखा के आई थी कि आहार श्रृंखला हो गई। अब इस आहार श्रृंखला में जो गैर जैव निम्नीकरण पीड़कनाशी जो होते हैं, ठीक है, ये भी समझिएगा, उनका जो प्रत्येक उच्च स्तर है, उच्चतर पोषी स्तर होता है, तो उसमें बढ़ती हुई मात्रा में जो एकत्रित होता जाता है वो क्या कहलाता है, सुपोषण, प्रदूषण, जैव आवर्धन या एकत्रीकरण। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या कहलाता है, सी, यानी कि जैव आवर्धन कहलाता है। ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है, ओजोन परत यदि घटती है तो किसके कारण से, किसकी वजह से घटती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, मीथेन की वजह से, या पीड़कनाशी की वजह से घटती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन जो होती है वो घटती जाती है परत। वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, ऐसे जीव जो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है, और अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। अब घटक, उत्पादक, शाकाहारी या मांसाहारी। तो देखिए ऐसे जीव उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि प्रथम उपभोक्ता ये होते हैं और सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रथम उपभोक्ता उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% यानी 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है। जो एक पारितंत्र होता है जो सजीव, निर्जीव, जीवधारियों सबसे मिलकर बनता है, उसमें एक जो पोषी स्तर होता है उससे अपने अगले पोषी स्तर पर जाने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है, ताप ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या आंतरिक ऊर्जा में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, क्योंकि स्थानांतरण होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, तो रासायनिक ऊर्जा होगा। किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं। मैंने समझाया था कि खाद्य जाल की बात चल रही है, जैसे घास हो गया, ठीक है ना, ग्रास होपर हो गया, आप उत्पादक ले लीजिए, शाकाहारी ले लीजिए, मांसाहारी ले लीजिए, इस तरह से, ठीक है, आप घटक ले लीजिए।
तो एक किसी उच्चतर पोषी स्तर के जो जीव होते हैं और निम्न पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं। उच्चतर स्तर में शेर हो गया, वो उसके नीचे हिरण आता है, फिर हिरण के नीचे क्या आता है, हिरण किसको खाता है, घास को खाता है, इस तरह से। तो उच्च से निम्न की ओर आना। तो क्या बनाते हैं जब उनको खाते हैं? आहार जाल बनाते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड बनाते हैं, पायतंत्र बनाते हैं, आहार श्रृंखला बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आहार जाल, है ना। क्या बनाते हैं? आहार जाल। एक पायतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक पायतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा एक दिशा में होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशिक होता है, ये याद रखिएगा। कैसा होता है? ना कि बहुदिशिक न द्विदिशिक, ये एक दिशिक होता है, एक दिशा की ओर चलता है। ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी इस तरह से। मानव जब यूवी किरणों से यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? मान लीजिए कि जो ओजोन की परत है, जो पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, और वो आ जाए और उससे हम इफेक्टिव हो तो क्या होगा? फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको समझाया था और बताया था, ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, फेफड़ों की क्षति, त्वचा का कैंसर या आमाशय के अल्सर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि 4 नंबर में आमाशय के अल्सर, ए सही है, ए या 2 सही है, या फिर 2 और 4 सही है, या फिर 1 और 3 सही है, या फिर 3 और 4 सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 और 3, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होगी और त्वचा का कैंसर होगा। पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? यानी पदार्थ में आपको बताना है कि कौन से वर्ग में से या वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल है, गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल है। ऑप्शन आपके सामने है, लकड़ी, कागज, चमड़ा, पॉलिथीन, प्रक्षालक, पीवीसी, या फिर प्लास्टिक प्रक्षालक, घास, प्लास्टिक बेकेलाइट, डीडीटी, या फिर जो ऑप्शन दिया है 3, 4, 1, 3 या फिर 2 और 4। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि 2 और 4, यानी पॉलिथीन प्रक्षालक, पीवीसी और प्लास्टिक बेकेलाइट, डीडीटी। ठीक है। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो फ्रेंड्स, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? यानी उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, या भोजन की उपलब्धता मात्रा में कमी होना, या प्रदूषित वायु होना, या जल। ठीक है, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को कौन सीमित करता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, यानी ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, या उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, और पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर इसका होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि वो सौर ऊर्जा यानी सूर्य की किरणों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, यानी ये कथन सही नहीं है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? वर्ग आहार श्रृंखला पता है, घास है ना, घास के बाद टिड्डा, फिर टिड्डे के बाद जो उसको खाता है मेढक, किस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है। घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, या भेड़िया, घास, सांप, वाद्य, या मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, और नीचे ऑप्शन दिया है 1 या 3, या फिर 3rd या 4, या फिर 2nd एंड 3rd, या फिर 1st एंड 4th। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि 2nd एंड 3rd। प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप और वाद। ओके,
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है। जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे, जो क्रिया होती है उसमें हरे पौधे जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं उसका प्रतिशत आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर जो इसका है वो आपका हो जाएगा 1% हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। घास, हिरण, बाघ। देखिए 3 यहाँ पे आहार श्रृंखला में चीजें दी हैं। घास दे दिया है उपभोक्ता, यानी जो प्रथम उत्पादक जो होता है, फिर इसके बाद उपभोक्ता हिरण, फिर उसके बाद बाघ, यानी घास को हिरण, हिरण को बाघ खाता है। अब यहाँ पे होगा क्या, हम हिरण को निकाल देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ घास और बाघ बचेंगे। ठीक है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन ये दिया हुआ है कि बाघ समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, या घास समष्टि घट जाएगी, या बाघ घास खाने लगेंगे, या बाघ समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे अगर जल्दी से नॉर्मली अगर हम आंसर चेक करें तो हो सकता है कि यहाँ पे आंसर ये हो जाए कि बाघ जो है घास खाने लगेंगे क्योंकि हिरण को हटा दिया, लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा। देखिए बाघ का जो भोजन है वो वही खाएगा, बाघ का भोजन हिरण है। अब हिरण को यदि आपने हटा दिया है तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। यदि वो कुछ भी नहीं खाएगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, वो बीमार, कमजोर और इसके बाद मरेगा। तो यहाँ पे बाघ समष्टि जो क्या होगा वो घट जाएगा। और जब घास जो है हिरण खाता है, हिरण को ही हमने हटा दिया है, जंगल में हिरण ही नहीं है तो फिर घास कौन खाएगा, तो घास भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो बाघ में घटना होगा और घटेगा बाघ, और जो घास है वो वृद्धि होगी यानी बढ़ेगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी पाई तंत्र में अपघटक, किसी पाई तंत्र में अपघटक क्या होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों को सरलतम रूप में बदल देते हैं, या जैव पदार्थों को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, या अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं, या कार्बनिक यौगिकों का अपघटन नहीं करते। अपघटक क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, यानी जैव पदार्थों को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। क्या करते हैं, जैव पदार्थ होते हैं अकार्बनिक रूप में बदलना ही अपघटक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। मैंने कहा ना, घास, घास के बाद टिड्डे, टिड्डे के बाद मेढक, यानी मेढक टिड्डे को तो खाते हैं लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण किस दिशा में होगा। उत्पादक से अपघटक की दिशा में होगा, या उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में होगा, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में होगा, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में होगा। किस दिशा में ऊर्जा स्थानांतरण होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में होगा। देखिए पहले ही मैंने कहा है कि जो घास है वो उत्पादक होती है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं जो खाने वाले, यानी कि जैसे कि टिड्डे वगैरह होगा। ठीक है ना, टिड्डा जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में मेढक आ जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है ना, मेढक जो टिड्डे को खाएंगे। ओके, बहुत ही आसान है, थोड़ा इनको समझने की जरूरत है बस। चलिए, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें दोबारा उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। जो हम डिस्पोजल यूज करते हैं, ठीक है ना, हम फेंक देते हैं। ये हल्के पदार्थ की बनी होती है, या आविंशीय पदार्थ की बनी होती है, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है, या फिर ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। इनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पायतंत्र यानी कि आहार श्रृंखला से। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा और साथ में लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।